3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। दौराई के हबीब नगर में हुई महिला की हत्या का एसपी ने किया खुलासा। मृतका खातूना बेगम का पति आशिक अली ही निकला हत्यारा। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। 2 नवंबर सोमवार सुबह दौराई गांव के हबीब नगर में दिन दहाड़े हुई महिला की हत्या के मामले में जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने खुलासा करते हुए बताया कि 2 नवंबर को खातूना बेगम नाम की महिला की लूट के दौरान हुई हत्या के मामले में कई संदिग्धों से पूछताछ और सबूतों के आधार पर पुलिस ने इंट्रोगेशन किया तो मृतका का पति ही सस्पेक्टेड निकला, जिससे कड़ी पूछताछ के दौरान उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि प्रथम दृष्टया जो मामला सामने आया है वह यह है कि आशिक अपनी पत्नी पर अवैध संबंधों को लेकर शक करता था, जिसके चलते दोनों के बीच संबंध खराब चल रहे थे, जिस वजह से उसने पत्नी को ठिकाने लगाने के लिए लूट और हत्या की वारदात रची। इस वारदात में उसने अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या की और उसके शरीर पर पहने हुए आभूषण लेकर फरार हो गया। कार्रवाई में पुलिस की स्पेशल टीम के साथ ही सीओ साउथ मुकेश सोनी, एसएचओ आदर्श नगर हेमराज, एसएचओ रामगंज सत्येंद्र नेगी और पुलिस टीम का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने काफी प्रयासों के बाद सारे सबूतों को इकट्ठा कर आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया। देखिए 2 तारीख को आज से 4 दिन पहले मॉर्निंग में एक डेड बॉडी मिली थी खातूना बेगम नाम की महिला की, जिसके संबंध में उसके पति आशिक अली ने एक मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें उसने बताया कि मैं रात में कहीं घर से बाहर गया हुआ था अपने पिताजी से मिलने के लिए और सुबह जब मैं आया तब मैंने देखा कि मेरी पत्नी जो है उसके सर पर चोट लगी हुई थी और बहुत ही घायल अवस्था में घर पे पड़ी हुई थी, जबकि घर का कुछ सामान, उसके गहने और अन्य चीज़ें जो थी उनकी चोरी की जा चुकी थी। मौके पर सभी आला अधिकारी पहुँचे और उसी दिन वहाँ पर जाँच शुरू की गई। जांच में लगातार बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टिगेट किया गया, इंटेरोगेट किया गया, जो भी संभावित लोग हो सकते थे, जो भी इस महिला को जानते थे, जो उसके पति को जानते थे, उनसे बहुत विस्तार से अनुसंधान किया गया। अनुसंधान करने की प्रोसेस में 2 दिन बाद ही शक की सुई जो है वो मृतका के पति की तरफ जाना शुरू हो गई थी, लेकिन क्योंकि पुलिस के पास में बहुत ही स्पष्ट कुछ चीज़ें नहीं थी, इसलिए पुलिस उस समय कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। आज पूरे अनुसंधान को क्लियर करने के बाद में और सीओ साउथ हो गए, एसएचओ आदर्श नगर हो गए, एसएचओ रामगंज हो गए और एसएचओ क्लॉक टावर हो गए, इन सभी के मेहनत से, स्पेशल टीम के प्रयासों से इन सब ने मिल करके वो सारे तथ्य एकत्र कर लिए और उसके बाद में ये जो मृतका का पति है उसे डिटेल में इंटरोगेशन किया गया। उसके साथ में साइकोलॉजिकली बहुत तरह के क्वेश्चंस पूछ करके उसकी लोकेशंस को एग्जामिन करके बहुत सारे अनुसंधान के बाद में ये स्पष्ट हुआ कि इस घटना को करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं मृतका का पति ही था, जो कि अपनी पत्नी पर किसी अन्य से संबंध होने को लेकर के शक करता था और उस शक के बेसिस पर ही इसके बीच में लगातार दोनों के बीच संबंध खराब चल रहे थे और बार बार इस बात को लेकर के डिस्प्यूट होते रहते थे, जो डिस्प्यूट इतना बढ़ गए कि उस दिन मॉर्निंग में इसने इसको गला दबा करके मार दिया और उसके बाद में जो भी उसके गहने थे उन सभी को गायब कर दिया, ताकि वो पुलिस को ये बता पाए कि मेरे घर में एक लूट की घटना हुई जिसमें कि मेरी पत्नी के ऊपर हमला किया गया। पूरे अनुसंधान के बाद में, चीज़ों को क्लियर करने के बाद में उसके पति को, आशिक अली को, आज गिरफ्तार किया जा रहा है। हाँ नहीं, बिल्कुल अकेला ही है, अकेला ही इसने वारदात की है और वारदात इसने जो मैंने वजह बताई उसी वजह से लगातार इनके बीच जो डिस्प्यूट चल रहा था उस डिस्प्यूट से ही बात यहाँ तक पहुँची कि उसने उसका मर्डर कर दिया।
वहीं पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि नसीराबाद में एक युवती को मारकर जलाने की घटना वाले मामले में भी पुलिस की टीम लगातार जुटी हुई है। सर्वप्रथम अभी तक उस युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई है। शिनाख्त होने के बाद ही आगे का प्रोसेस बढ़ाया जाएगा। पुलिस की इंटेलिजेंस टीम हर एंगल पर काम करते हुए जल्द ही इसका भी खुलासा कर देगी। देखिए, नसीराबाद वाले मामले में हमारे पास में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है, क्योंकि अभी तक उस बॉडी की शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। तो हमारा पहला प्रयास जो है उस महिला का पता लगाने की ओर चल रहा है। हमने सभी थानों को तो इन्फॉर्म कर दिया है। अभी तक हमारे पास कहीं से भी रिटर्न में कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आई है जिससे कि ये क्लियर हो पाए कि वो लेडी कौन है। हमारे पास में हमारे अपने इंटेलिजेंस सिस्टम से कुछ इन्फॉर्मेशन आई हैं जिस पर कि हमारी टीम वर्क कर रही है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही ये शिनाख्त की हो जाएगी कि ये महिला कौन है। उसके बाद ही हम उन सभी एस्पेक्ट को चेक कर पाएंगे जो इस महिला से जुड़े हुए होंगे, और तभी मुलजिमों के बारे में जानकारी हो पाएगी। सर, सीसीटीवी कैमरा के बारे में उनसे कुछ सुधार लगा क्या? देखिए, सीसीटीवी कैमरा रात के समय सीसीटीवी कैमरा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते हैं। जो भी घटना रात के समय की है, तो जो भी गाड़ियाँ उस रोड पर आवागमन हो रहा है, गाड़ियों की लाइट्स दिखाई पड़ रही हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सीसीटीवी कैमरा से फ़िलहाल हमें नहीं मिली है। कुछ हमारे अपने इंटेलिजेंस सिस्टम से जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे काम की हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। किस तरह से पटका था, कुछ सामने आया? नहीं, अभी देखिए, बहुत ही इनिशियल स्टेज हो जाएगी कि हम इस घटना के बारे में, घटना कैसे हुई, क्या हुआ, इस बारे में कोई टिप्पणी करें, क्योंकि अभी हम प्राइमरी स्टेज पर है जहाँ पर कि हम महिला की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये महिला कौन है। उसके बाद ही हम और बातें जो है वो पता कर पाएंगे, उसके बाद ही फिर इस चीज़ का खुलासा कर पाएंगे। दरगाह इलाके में जायरीन दंपत्ति ने एक महिला के साथ की बेरहमी से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। सोशल मीडिया पर दरगाह बाजार का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि दरगाह बाजार के मोती कटला की सीढ़ियों पर एक महिला को घसीटते हुए जायरीन दिखाई दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ जियारत के लिए आए जायरीन का आरोप है कि इस महिला ने उनका पर्स चुरा लिया। इसको लेकर जायरीन दंपत्ति ने महिला के साथ भरे बाजार में बेरहमी से जमकर मारपीट की, बाल पकड़कर घसीटा, धक्का दिया और खींचा। यह सब कुछ हजारों लोगों की मौजूदगी में हुआ, लेकिन लोग वीडियो बनाते रहे। उस महिला का बीच बचाव किसी ने नहीं किया और ना ही पुलिस को बुलाया। आखिर किसी भी अपराध के लिए कानून को हाथ में लेना कहां तक जायज है, जबकि पास में ही पुलिस थाना भी मौजूद है। हॉराइजन हिंद न्यूज़ वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। नवंबर को अगवा की गई नाबालिग को पुलिस ने किया बरामद। पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की शुरू। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। अलवरगेट थाना अंतर्गत मेथोडिस्ट चर्च कंपाउंड में रहने वाली नाबालिग की मां ने 5 नवंबर को अपनी बेटी को घर से उठा ले जाने के मामले में पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई थी, जिस पर अलवरगेट थाना पुलिस ने पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया। वहीं आरोपी मदार निवासी रिचर्ड उर्फ बिट्टू की तलाश की जा रही है। बच्ची की मां ने बताया कि रिचर्ड उर्फ बिट्टू विवाहित है। रात को घर से सोते वक्त उनकी नाबालिग बेटी को जबरन उठाकर ले गया। इससे पहले भी वह इस तरह की हरकतें कर चुका है। पीड़िता ने पुलिस से आरोपी के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। किस संबंध में अस्पताल मिलना है?
भैया मिलना आए हैं एसपी साहब से कि मेरी बेटी नाबालिग है और उसको ने बिट्टू नामक एक लड़का लेके गया, वो 2-3 दफ़ा लेके गया है उसको। क्या धमकी देता है? वो हमको धमकी देता है, कभी बच्चों को रस नहीं मिलता तो उनको बोलता तेरी बहन से बात करवा, नहीं करवाते तो फिर उनको चाटे वाटे भी मारता है वो। उसकी बहन भी पुलिस में है तो उसकी बहन के ऊपर फूलता है वो कि मेरी बहन 2 मिनट में मेरे को छुड़ा के ले आएगी। क्या नाम है उसका लड़के का? रिचर्ड नाम है ना, रिचर्ड विलियम और बिट्टू। कहाँ का रहने वाला है? मदार में, रेलवे फाटक के पास। कितने टाइम का परेशान कर रहा है आपको? ये मेरे को हो गए 1-1.5 साल हो गया परेशान होते होते। अच्छा, आप क्या चाहते हो? जैसे हमको इंसाफ चाहिए, कार्रवाई। वो शादीशुदा है क्या पहले? हाँ, लड़का शादीशुदा है, जयपुर में शादी हुई है उसकी। अच्छा। वहीं अलवरगेट थाना प्रभारी सुनीता गुर्जर ने बताया कि 5 नवंबर को अगवा की गई लड़की को उन्होंने बरामद कर लिया, लेकिन उसकी मां से संपर्क नहीं होने के चलते उसे नारीशाला भेज दिया गया था। आज बच्ची का मेडिकल कराकर एसपी के निर्देश पर पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। कल की घटना है। एक महिला ने अपनी बच्ची है जो 16 वर्ष की उम्र है, जिसकी नाबालिग बच्ची है, जिसके बारे में बताया कि एक लड़का है बिट्टू उर्फ रिचर्ड, जो है उसको लड़की को गला फुसला करके ले गया था और उसके संबंध में उसने हमारे यहाँ पर श्रीमान एसपी साहब के यहाँ उपस्थित होकर रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। चूँकि बच्ची नाबालिग है इसलिए मुकदमा पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुआ है। मैं मेडिकल कराया? हाँ, बच्ची को मेडिकल, अभी बच्ची चूँकि हमारे पास ये घटना कल की है, कल हमारे पास आ गई थी तो बच्ची को हमने नारीशाला भेज दिया था और बच्ची की माँ को मुकदमे के लिए हम बुला रहे थे, उसने स्विच ऑफ कर लिया था और श्रीमान एसपी साहब के पास चली गई थी। तब तक हमने बच्ची को नारीशाला भिजवा दिया था। बच्ची को नारीशाला से वापस लेकर के उसका मेडिकल मुआयना किया जा करके और तफ्तीश की जाएगी। रेजिडेंट्स ने रविवार तक का दिया प्रशासन को अल्टीमेटम। भटनागर प्रकरण में 6 आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने से कर रहे हैं कार्य का बहिष्कार। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। 27 अक्टूबर को जेएलएन अस्पताल में प्रभास भटनागर की मृत्यु के मामले में परिजनों और रेजिडेंट चिकित्सकों के बीच हुए हंगामे और मारपीट के मसले पर दोनों ही पक्ष एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं रेजिडेंट ने 6 से 9 नवंबर तक प्रतिदिन 2 घंटे कार्य के बहिष्कार का ऐलान किया हुआ है। शुक्रवार को जेएलएन अस्पताल के समस्त रेजिडेंट्स और नर्सिंग स्टाफ ने संयुक्त रूप से एक रैली निकालकर जेएलएन अस्पताल के आपातकालीन वार्ड के बाहर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गोवर्धन सैनी ने बताया कि आज 11 दिन के बाद भी पुलिस ने 6 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। इस पर पूरे राजस्थान की मेडिकल काउंसिल से संपर्क कर लिया गया है। सभी की सहमति से रविवार तक का समय जिला और पुलिस प्रशासन को दिया जा रहा है। इसके बाद राज्य भर में हड़ताल शुरू की जाएगी, जिसके जिम्मेदार सरकार होगी। किस संबंध में आज प्रदर्शन किया है और क्या रैली निकाल के क्या विरोध जताया? महिला रेजिडेंट चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों से मारपीट के मामले को आज 11 दिन हो गए हैं। उसके बाद भी 6 आरोपी अभी तक फरार चल रहे हैं। हमारा सरकार से यही निवेदन है कि हमारे सब्र का इम्तिहान न लें, क्योंकि यदि सब्र टूट जाएगा तो उसका जनमानस को हानि भुगतनी पड़ेगी और जिसके लिए संपूर्ण रूप से अजमेर प्रशासन और सरकार जिम्मेदार होगी। इस चक्कर में हमने सभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, अरिस्दा और पूरे राजस्थान के रेजिडेंट यूनियन से संपर्क किया और सभी ने आश्वस्त किया है कि यदि रविवार तक मामला शांत नहीं होता तो सोमवार से ऑल राजस्थान स्ट्राइक की जाएगी और जिसकी वजह से जनमानस की जो भी हानि होगी राज्य सरकार उसके लिए उत्तरदायी होगी। हम 14 दिन से मरीजों की सेवा के चक्कर में हम अपना सब्र खो रहे हैं और रेजिडेंट चिकित्सकों में आक्रोश व्याप्त है, जिसको रोक पाना संभव नहीं है। आज नर्सिंग कर्मियों के साथ और रैली भी निकाली है, किस तरीके से विरोध जताया है? आज समस्त नर्सेज और हमारे इंटर्न डॉक्टर्स, रेजिडेंट चिकित्सक सब आज विरोध प्रदर्शन के लिए इमरजेंसी के सामने इकट्ठे हुए हैं। अभी यहाँ से रैली इमरजेंसी से कॉलेज तक जाएगी। उसके बाद हम हमारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। जिला कलेक्टर साहब से मिलकर ज्ञापन देंगे कि हमारे मामले में तुरंत कार्रवाई की जाए। यदि कार्रवाई में डिले होता है तो फिर यदि कुछ भी जनमानस की हानि होती है तो उसके लिए संपूर्ण रूप से प्रशासन जिम्मेदार होगा। वहीं मेडिकल डॉक्टर्स यूनियन के लीगल एडवाइजर डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि कल सामने वाले पक्ष ने जो कानूनी दलील देकर डॉक्टर के खिलाफ वाद दायर किया है उसका कोई आधार नहीं है,
क्योंकि मेडिकल में चिकित्सक की राय नहीं मानना भी अपराध की श्रेणी में आता है, जो कृत्य मरीज के परिजनों ने किया है। इसलिए उनकी मृत्यु के जिम्मेदार परिजन है, ना कि चिकित्सक। जी सर, किस संबंध में आज विरोध जताया है और क्या चाह रहे हैं प्रशासन ध्यान नहीं रहा आपकी? जैसा कि हमारे अध्यक्ष आरडीए यूनियन के अध्यक्ष महोदय ने बताया है कि 11 दिन बीत चुके हैं, उसके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इससे जो अपराधियों के हौसले और ज़्यादा बुलंद होते हैं। एक कहावत है कि डिलेड जस्टिस इज नो जस्टिस। तो इस मामले में अगर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो वो नहीं कार्रवाई के बराबर होगी। और दूसरी बात, मैं आरडीए का लीगल एडवाइज़र होने के नाते कहना चाहता हूँ कि जो मेडिकल नेग्लिजेंस की जो बात चल रही है, जो विरोधी पार्टी जिस परंपरा को चलाना चाहती है, वो बिल्कुल भी अनटेनेबल है, जिसका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि उन्होंने चिकित्सकों की सलाह नहीं मानी और शुरू से लेकर अंत तक, जिसमें से मुख्य रूप से जो बात चली है मीडिया में भी कि इंट्यूबेशन का एक प्रोसीजर होता है, लाइफ सेविंग प्रोसीजर, जिसके लिए उन्होंने लगातार मना किया है, जो कि वीडियो में भी आप देख सकते हैं। और उन्होंने किसी भी प्रकार से इलाज में सहयोग नहीं किया है। और अगर इलाज में सहयोग नहीं करते हैं तो डॉक्टर्स की टीम की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें नहीं बनती है। और दूसरी बात, जिन्होंने जिस प्रकार से हंगामा मचाया है, दूसरे मरीजों के इलाज में भी जो बाधा उत्पन्न की है, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है कि उस मामले में एक शिकायत दे और हम इस मामले को और आगे प्रोसीड करेंगे। और मेरा यही इतना ही कहना है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई प्रारंभ। 23 परीक्षा केंद्रों पर 67,000 परीक्षार्थी दे रहे हैं परीक्षा। हर परीक्षा केंद्र पर पुलिस के कड़े सुरक्षा बंदोबस्त, कोविड-19 नियमों की कराई जा रही है पालना। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुक्रवार से प्रारंभ हो गई। 6, 7 और 8 नवंबर को पूरे प्रदेश भर में आयोजित की जा रही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक और दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक 2 पारियों में आयोजित की जा रही परीक्षा के लिए अजमेर में 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 67,000 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। कुल 5,438 कांस्टेबल पदों के लिए प्रदेश भर से 17 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शुक्रवार को परीक्षा केंद्रों का अजमेर आईजी हवा सिंह घुमरिया, एसपी कुंवर राष्ट्रदीप और जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जांच की। परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। अभ्यर्थियों को कोविड-19 नियमों की पालना कराते हुए सोशल डिस्टेंस के साथ बिठाया गया। 40 की क्षमता वाले कक्ष में 20 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। पुलिसकर्मी हर परीक्षा केंद्र पर आधा घंटा पहले पहुंचे अभ्यर्थियों की पूरी तरह से जांच के बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश दे रहे हैं। वहीं परीक्षा देकर लौटे अभ्यर्थियों ने व्यवस्थाओं पर संतोष जताया है। वहीं प्रदेश के विभिन्न जिलों से अजमेर परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों के लिए राजस्थान पथ परिवहन निगम ने भी आवागमन के लिए बेहतर इंतजाम किए हैं। केंद्रीय बस स्टैंड के चीफ मैनेजर अनिल पारिक ने बताया कि सीबीएस अजमेर, अजमेर आगार और अजमेरू आगार तीनों ने संयुक्त रूप से 5 से 7 नवंबर तक परीक्षार्थियों के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर वाहनों की पूरी व्यवस्था की है। पूरे प्रदेश भर में 300 रोडवेज बसों के संचालन के माध्यम से यात्रियों और परीक्षार्थियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों की भीड़ को देखते हुए पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात किया गया है। वहीं रोडवेज के अधिकारी और कर्मचारी भी बस स्टैंड पर ही ड्यूटी लगाकर व्यवस्थाओं को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। 6, 7, 8 को कांस्टेबलों की परीक्षा है। यहाँ पे 3 डिपो हैं, सीबीएस अजमेर, अजमेर और अजमेर। तीनों डिपो ने कार्य योजना बनाई है 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक। उसमें जितने भी ये जो पार्टिसिपेट आए हैं, जो एग्ज़ाम देने आए, इनके लिए हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है वाहनों की। किसी प्रकार की कोई वाहनों की व्यवस्था की कमी नहीं आने दी जाएगी। हमारे पास 300 गाड़ियाँ हैं, सारे रूटों पे चल रही है। जिस रूट पे सवारी ज़्यादा होती है, जयपुर, भीलवाड़ा, आपके जोधपुर, उदयपुर, सब जगह गाड़ी।
हाँ, पुलिस जाब्ता भी है, पुलिस भी अपनी पूरी मॉनिटरिंग कर रही है यहाँ पे। हमारे द्वारा भी हम बाहर ही बैठे हैं, स्टैंड पे बैठे, हम भी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। किसी तरह किसी को अव्यवस्था नहीं है और कोई परेशानी नहीं। महिला के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दंपत्ति को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र पालघर थाने के रहने वाले दंपत्ति का मारपीट वाला वीडियो मीडिया में हुआ था तेजी से वायरल। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। दरगाह बाजार में खानाबदोश महिला के साथ जायरीन दंपत्ति द्वारा बेरहमी से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मारपीट के आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया है। दरगाह थाना प्रभारी रमेंद्र सिंह हाड़ा ने बताया कि खानाबदोश महिला के पति लाकन कोटड़ी निवासी मोहम्मद फैजान की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी दंपत्ति की तलाश शुरू की गई। पुलिस ने आरोपी पालघर रोड पश्चिम ठाणे महाराष्ट्र के रहने वाले उमेश किशन धोड़ी और उसकी पत्नी शीतल धोड़ी को आईपीसी की धारा 323, 341 और 354 में गिरफ्तार कर तफ्तीश शुरू कर दी है। गौरतलब है कि महिला के साथ बेरहमी से मारपीट का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जियारत के लिए आए दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया। का मामला था और किसको गिरफ्तार? दरगाह थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में एक दंपत्ति जो है भरे बाज़ार में एक युवती के साथ में बाल पकड़कर मारपीट कर रहा है। उस वीडियो वायरल होने के पश्चात जब हमारे संज्ञान में आया तो हमने मुकदमा दर्ज किया है। उस महिला के पति की रिपोर्ट पर हमने 323, 341 और 354 आईपीसी का मुकदमा दर्ज किया, जिसमें हमने आरोपी जो दोनों दंपति हैं उन दंपतियों को हमने गिरफ्तार किया है और उनसे हमने पूछताछ की जा रही है। जिस महिला के साथ मारपीट हुई किस तरह की महिला को? वो महिला खानाबदोश महिला है जो यहाँ पे जो है रोज़मर्रा की अपने दिनचर्या के अंदर दरगाह में होने वाले क्रियाकलापों पर अपना जीवन यापन करती थी। गेगल थाना अंतर्गत छातड़ी गांव में चारे में लगी आग। 11 केवी की लाइन में हुई स्पार्किंग से चारे में लगी आग। मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। गेगल थाना अंतर्गत छातड़ी गांव के ऊपर से गुजर रही 11 केवी की विद्युत लाइन में स्पार्किंग होने से नीचे रखे चारे में आग लग गई। गांव के लोगों का आरोप है कि 11 केवी की विद्युत लाइन में आए दिन स्पार्किंग होती रहती है। स्पार्किंग से हर वक्त हादसे का खतरा बना रहता है। गांव वालों ने प्रशासन को कई बार इस समस्या से अवगत करवाया। आज स्पार्किंग की वजह से गांव के रिटायर्ड फौजी सुहालाल मेघवंशी के बाड़े में रखे चारे में आग लग गई। सुहालाल ने बताया कि उसने किराए का बाड़ा लेकर अपना चारा रखा था, लेकिन आज विद्युत लाइन से स्पार्किंग होने से निकली चिंगारी से चारे में आग लग गई। आग से उसका हजारों रुपए का चारा जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं दूसरी ओर फायर ब्रिगेड का वाहन भी आग लगने से टूटे तारों में फंस गया, जिससे वाहन के ऊपर लगी बत्ती टूट गई। छातड़ी गांव के लोगों का आरोप है कि गांव के ऊपर से गुजर रही 11 केवी की लाइन को यथाशीघ्र शिफ्ट नहीं किया गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। काजी मौलाना तौसीफ अहमद सिद्दीकी की ओर से फ्रांस के राष्ट्रपति की निंदा करते हुए दिया गया ज्ञापन। अतिरिक्त जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर।
शुक्रवार को शहर काजी मौलाना तौसीफ अहमद सिद्दीकी की सदारत में आए एक प्रतिनिधि मंडल ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर विशाल दवे को ज्ञापन देकर महामहिम राष्ट्रपति तक उनकी बात पहुंचाने की अपील की है। मौलाना तौसीफ अहमद सिद्दीकी ने बताया कि पिछले दिनों फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन ने अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ घिनौनी हरकत की। इस हरकत की अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार से पुरजोर निंदा की जाती है। राष्ट्रपति से भारतीय मुसलमानों की ओर से इस पर आपत्ति जताने और खिलाफत करने की भी मांग है। अजमेर की जानिब से हम जिम्मेदारान यहाँ पर कलेक्टर साहब के पास विरोध दर्ज कराने के लिए आए हैं। जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जिन लोगों ने गुस्ताखियाँ की थी, उसके समर्थन में फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो समर्थन में बयान दिया है, उस बयान का विरोध करने के लिए, जो कि पूरी दुनिया में इसका विरोध हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए और दफ़ा 144 का लिहाज करते हुए कि ख़िलाफ़ वर्जी ना हो कानून की, हम चंद हज़रात यहाँ पर आए हैं और कलेक्टर साहब के पास ये ज्ञापन दिया है। कलेक्टर साहब से गुजारिश की है कि ये बात हमारी हुकूमत हिंद और दूतावास तक पहुँचाएँ, फ्रांस के दूतावास तक। उन्होंने वादा किया है पहुँचाने का। पदभार संभालने के बाद संभागीय आयुक्त डॉक्टर वीणा प्रधान ने किया जेएलएन अस्पताल का दौरा। अस्पताल की व्यवस्थाओं सहित कोविड-19 के लिए की जा रही व्यवस्थाओं पर जताया संतोष। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। संभागीय आयुक्त डॉक्टर वीणा प्रधान ने पदभार ग्रहण करने के बाद शुक्रवार को पहली बार संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कोविड-19 के लिए जेएलएन अस्पताल प्रशासन द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं की प्रशंसा भी की। डॉक्टर वीणा प्रधान को मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर वीबी सिंह, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन सहित अन्य विभागाध्यक्षों ने अस्पताल का दौरा कराया। उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट और मोर्चरी का भी निरीक्षण किया। इसके बाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अस्पताल में चल रहे मेडिसिन ब्लॉक और पीडियाट्रिक वार्ड के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर वीणा प्रधान ने तमाम व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि जो कुछ छोटी मोटी कमी थी उन्हें दूर करने के निर्देश दे दिए गए हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि डॉक्टरों द्वारा जो हड़ताल की चेतावनी दी जा रही है, उसे अस्पताल में इतने सारे वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं, वह मिलजुल कर हल कर लेंगे। मरीजों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। आज यहाँ पर पूरा जो जेएलएन हॉस्पिटल है उसका अवलोकन किया गया और देखा गया है कि जो कोविड के पेशेंट्स हैं, ऊपर करीब 5 या 6 वार्ड्स बने हुए हैं। उन सभी वार्ड्स में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। अभी जो हमने देखा था सस्पेक्टेड जो थे, जो क्यू लगी हुई थी, उनमें से उनका टेस्ट होता है। टेस्ट होके वो मैंने ऊपर देखा है, टेस्ट होके यदि वो पॉजिटिव है तो वो उसको एडमिट किया जाएगा और यदि वो नेगेटिव है तो वो या तो क्वारंटाइन होके अपने घर पर ही रहेगा या जैसा भी जो स्थिति बनती है। वार्ड्स को देखा है, सभी में अच्छा काम हो रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि स्पेशली जो कोविड है उसके लिए जो डॉक्टर साहब वगैरह सभी लोग जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं सोचती हूँ कि अच्छा काम हो, इससे भी और भी अच्छा काम हो। अभी जो वार्ड्स आपके हैं जहाँ पर एंट्री जो है, उसके लिए मैंने इनको सजेस्ट किया है कि जब भी कोई भी अंदर जाता है, चाहे वो अपनी पीवीसी किट में जाता है, वो फिर से उसको बंद कर दे और जब वो बाहर निकलने आता है तो बाहर आ जाए। इससे ये रहेगा कि जो भी ग्लासेस हैं
ग्लासेस के डोर कवर्ड रहेंगे, जिससे कहीं भी किसी प्रकार का कोई संक्रमण किसी को नहीं हो। ये मैंने एक सजेशन दिया है। बाकी और जगह जो देख कर आई हूँ, अभी मोर्चरी को भी देखा है, शायद इनकी मोर्चरी भी कंप्लीट हो जाएगी। और भी जो काम है वो सब अभी देख कर आई हूँ। मैं सोचती हूँ कि काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। और स्पेशली कोविड में अभी जो आपका हमने प्लांट भी देखा है, जो ऑक्सीजन का प्लांट देखा है, वहाँ काफ़ी सिलेंडर्स थे। जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है तो सिलेंडर्स भर के और वो कंसर्न जो भी बेड है वहाँ पहुँच जाते हैं और आसानी से वहाँ पर उनको ऑक्सीजन मिल जाती है। मैडम, डॉक्टर और नर्सिंग कर्मी दोनों 2 घंटे के कार्य बहिष्कार पर हैं। ऐसे में किस तरह से व्यवस्थाएं होंगी? आगामी सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। मुझे ये बताया नहीं गया है, क्या है वो? मैडम, एक EMU है हमारा वार्ड, यहाँ कुछ दिन पहले पेशेंट अटेंडेंट से झगड़ा हुआ था। पेशेंट के अटेंडेंट ने हमारे रेजिडेंट पर नर्सिंग स्टाफ का हाथ उठाया था। अच्छा। उस पर FIR लॉन्च की हुई है मैम। हाँ। तो उसके इशू में वो गिरफ्तारी को लेके लोग एजिटेशन पर हैं। अच्छा, तो जैसा मुझे अभी इन्होंने बताया है कि कोई इस प्रकार का कोई एजिटेशन हो रहा है, देखते हैं उसमें भी किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, उसको भी देखना पड़ेगा। सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। कोई बात नहीं, अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी है तो इतने तो डॉक्टर्स यहाँ खड़े हुए हैं ना, ये सब लोग मिलकर केयर करेंगे। ऐसा क्या है? ठीक है, सब लोग मिलकर काम करेंगे। पूर्व विधायक, मंत्री व निवर्तमान प्रदेश महामंत्री ललित भाटी को शहर कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि। केसरगंज बाबू मोहल्ला स्थित कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित की गई श्रद्धांजलि सभा। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। राजस्थान सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस के निवर्तमान प्रदेश महामंत्री ललित भाटी के आकस्मिक निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित राजस्थान सरकार के तमाम मंत्रियों और नेताओं ने उन्हें अपनी गहरी संवेदना व्यक्त कर शोक जताया है। वहीं शुक्रवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक अजमेर शहर कांग्रेस की ओर से स्वर्गीय ललित भाटी को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन केसरगंज बाबू मोहल्ला स्थित कांग्रेस कार्यालय पर किया गया। इस मौके पर निवर्तमान कांग्रेस शहर अध्यक्ष विजय जैन, शहर कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आम जन ने ललित भाटी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। विजय जैन ने बताया कि ललित भाटी शहर कांग्रेस का वरिष्ठ व जाना माना नाम थे। उन्होंने जिले के साथ प्रदेश राजनीति में अपनी पैठ बनाकर रखी। ललित भाटी ने लंबे वक्त तक कांग्रेस में विभिन्न पदों पर काम किया। भाटी विधायक के साथ राजस्थान सरकार में मंत्री भी रहे। श्रद्धांजलि सभा में कोरोना नियमों की पालना करते हुए सभी ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर भाटी को नमन किया। राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री रहे और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान महामंत्री श्री ललित भाटी जी का अचानक जो देहांत हो गया, उससे हमारे पूरे ही कांग्रेस कमेटी के अंदर एक शोक की लहर छा गई। ललित भाटी जी एक कद्दावर नेता थे। अजमेर में ही नहीं अपितु उन्होंने राजस्थान के अंदर अपना एक नाम स्थापित किया था। चाहे विधानसभा में अजमेर के विकास की बात हो, चाहे जिला प्रशासन से बात हो, हमेशा अजमेर के विकास की बात के लिए भी उन्होंने अजमेर के लिए संघर्ष और लड़ाई की। उनका जिस तरह व्यक्तित्व था, जिस तरह उनको एक बोलने की उनकी शैली थी और जिस तरह उनको एक ज्ञान था, वास्तव में ललित भाटी जी की कमी जो कांग्रेस को हमेशा खलेगी। और उन्हें अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से यहाँ श्रद्धांजलि सभा रखी है, उसमें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनके परिवारजनों को भगवान शक्ति प्रदान करे और उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्राप्त कराए, यही हमने यहाँ कामना की। अजमेर के नारेली में 11 नवंबर से गुर्जरों का शुरू होगा महापड़ाव।
गुर्जर युवाओं और पंच पटेलों ने बैठक कर महापड़ाव की बनाई रणनीति। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। 5% आरक्षण सहित अन्य मांगों को लेकर 1 नवंबर से शुरू हुए गुर्जर आंदोलन के बीच गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के आह्वान पर अजमेर के गुर्जर युवाओं और पंच पटेलों ने आज एक आवश्यक बैठक आयोजित कर संघर्ष समिति के आह्वान पर 11 नवंबर को नारेली में अजमेर जिले के गुर्जरों का महापड़ाव डालने का ऐलान कर दिया है। गुर्जर नेता नौरत गुर्जर ने बताया कि इस बार सरकार से यह आखिरी और आर पार की लड़ाई होगी। 5% आरक्षण सहित अन्य मांगों को लेकर अब आंदोलन चरम पर है, जिसका निर्णय सरकार को करना ही होगा। आंदोलन में गुर्जर नेता भाजपा ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश बड़ाना, पूर्व पार्षद नौरत गुर्जर सहित हरचंद आंकला व अन्य लोग मौजूद रहे। पंच पटेलों की जो मीटिंग हुई है उसमें हमारे समाज के अध्यक्ष हरचंद जी और सभी लोग जितने भी यहाँ पर सरपंचगण पंच पटेल पधारे और विशेष रूप से सब लोगों ने ये डिसीजन किया, निर्णय किया है कि इस आरक्षण को लेकर के जो पूरे जिले के गुर्जर समाज का महापड़ाव नारेली में डाला जाएगा 11 तारीख को। मैं सभी अजमेर जिले के सभी लोगों से, हमारे गुर्जर समाज के सब भाइयों से, सभी सरपंचों से, सब समाज के प्रतिनिधियों से निवेदन करता हूं कि आने वाली 11 तारीख को आप सब अधिक से अधिक संख्या में पधारें। मैं मेरे युवा साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी सब लोग, ये समाज के हक की लड़ाई है, जो जिस समाज ने बेहतर लोग शहीद हो गए और आज भी हमें हक की लड़ाई के लिए संघर्ष करना पड़ा है, यह हमारी आखिरी लड़ाई होगी और आर पार की लड़ाई होगी। इसलिए आप सब लोग 11 तारीख को नारेली में जरूर पधारें और 11 तारीख को महापड़ाव वहीं पे रहेगा नारेली में। जब तक हमारे को आरक्षण नहीं मिल जाता हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी की संभाग प्रभारी कीर्ति पाठक ने अस्पताल के हालातों पर जताई चिंता। संभागीय आयुक्त और कीर्ति पाठक के वक्तव्य में नजर आया विरोधाभास। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। आम आदमी पार्टी नगर निगम चुनावों से पूर्व पूरी तरह से चुनावी चौसर में अपने पासे फेंक कर चुनावी शतरंज की बाजी पलटने में बेताब नजर आ रही है। आज आम आदमी पार्टी की संभाग प्रभारी कीर्ति पाठक ने खुद मोर्चा संभाला और जेएलएन अस्पताल में पहुंचकर कोविड-19 वार्ड का निरीक्षण करना चाहा, लेकिन अनुमति नहीं मिली। अस्पताल के हालातों के मद्देनजर पाठक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पत्रकारों को अस्पताल के उन हालातों की जानकारी दी जो हालात आज ही अस्पताल का दौरा करके गई संभागीय आयुक्त डॉक्टर वीणा प्रधान को शायद नजर नहीं आए। इससे इतर आज की प्रेस वार्ता में पार्टी की जिला अध्यक्ष मीना त्यागी भी नजर नहीं आई। खैर, क्या कुछ कहा कीर्ति पाठक ने, लीजिए आप भी सुनिए। जी मैम, आज जो प्रेस वार्ता रखी है क्या कारण रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार 2-1 बार से वहाँ जा रही है सच्चाई का सामना करने के लिए कि जेएलएन में व्यवस्थाएं कैसी हैं। तो उन्हीं व्यवस्था के मद्देनज़र आज हमने पिछली बार जब हम गए थे तो हमने टॉयलेट्स को गंदा देखा था, तो सोचा एक दौरा वहाँ पर कर लिया जाए। दूसरा ही इसको कोविड का जो वार्ड है उसमें भी देखा जाए, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज सहित आम आदमी लगातार मर रहा है। तो जैसे ललित भारती जी की डेथ हुई, आज रागिनी जी के ब्रदर की डेथ हुई, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक हो रही है। मतलब कांग्रेस सरकार है कि वो अपने पूर्व मंत्रियों, अपने दिग्गज नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं तक को नहीं बचा पा रही, तो वो तो क्या आम आदमी को बचाएगी। सच्चाई ये थी, इसीलिए आज जाने की कोशिश थी। बाद में पता चला कि मैडम जो है हमारी संभागीय आयुक्त, उनका दौरा है, उनकी बाइट मैंने देखी, उनको व्यवस्थाएं बहुत अच्छी लगी। चलिए, बहुत ही बढ़िया है, वो तो पीठ थपथपा कर गई हैं मेरे ख्याल से। लेकिन अगर वो पीठ थपथपा के जाएंगी तो उनको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो इन लोगों की जो वो हैं IAS ऑफिसर्स आते हैं और इन लोग की जो नेता आते हैं, जो मंत्री आते हैं, वो लोग पहले से बता के आते हैं कि हमारा दौरा है, तो सारी व्यवस्थाएं ठीक कर ली जाती हैं। आम आदमी पार्टी सडनली जाएगी और सडनली जाकर हमने देखा आज हमारे को टॉयलेट गंदा दिखा, मैडम संभागीय आयुक्त को वो क्यों नजर नहीं आया, ये प्रश्न है मेरा सबसे पहला, कि उनको नजर क्यों नहीं आया। ये कांग्रेस सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और हमारे जो संभाग के स्वयं वो हैं, जो हमारे चिकित्सा मंत्री हैं, वो भी अजमेर जिले के ही हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं,
उन लोग को नज़र नहीं आ रहा, लगातार मौतें हो रही हैं अजमेर के अंदर, लगातार आदमी बोले जा रहे हैं कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमारे को ठीक ढंग से वो नहीं करा जा रहा है, इलाज सही ढंग से नहीं हो रहा, ऑक्सीजन सिलेंडर्स खाली होते हैं और वो पेशेंट को ऑक्सीजन लगा दिया जाता है। उनको ये भी पता नहीं होता, अगर इतनी सारी चूक हो रही है तो वो इसका मतलब ये है कि ये लोग काम करने लायक नहीं हैं। तो इनको संभाग का ये जो सबसे बड़ा अस्पताल है ये दे देना चाहिए। इस संभाग के सबसे बड़े अस्पताल को सरकार क्यों पकड़ के बैठी हुई अगर वो संभाल नहीं पा रही है? उनको सबसे पहला ये काम करना चाहिए, किसी एनजीओ, किसी ट्रस्ट, किसी या तो अजमेर के नागरिकों को हाथ ऊपर कर देने चाहिए उन्हें कि अजमेर के नागरिक हैं, ये लोग ही संभालें अपनी इसकी व्यवस्था, हम लोग संभालने को तैयार हैं। आम आदमी पार्टी भी साथ में साथ देगी। हम अपना एक ग्रुप बना रहे हैं जिसके अंदर हमारी जो जिला की महिला शक्ति जो अध्यक्ष हैं वो और हमारे जो आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, जिला उपाध्यक्ष, ये दोनों मिलकर के, और हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर बताना बेटा क्या है? 7014623393। ये जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है इसके ऊपर कभी भी 24 घंटे में कभी भी लोग आराम से बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, और उनको हम जाकर के ज़बरदस्ती हो चाहे कैसा भी हो हम वो ठीक करवाएंगे। व्यवस्थाएं लोगों को बताने की ज़रूरत है। वही देखने गए थे, आज जाने नहीं दिया इन्होंने कोविड के अंदर कि आपके पास परमिशन नहीं है। सरकार को एक चेतावनी और है कि हमें परमिशन की ज़रूरत नहीं है, जनता देश की मालिक है, जनता जब चाहे तब जाएगी, और अगर आप गलत कर रहे हैं तो उस गलती को सबके सामने लेके आएगी, उसके साथ ही उसको सुधारने की आपसे कोशिश करवाएगी और सुधरवा कर दम लेगी। कोरोना काल में आर्थिक तंगी झेल रहे लघु उद्योग इकाइयों को राज्य सरकार दे रही है राहत। राज्य के 7 संभागों के लिए सूक्ष्म लघु उद्योग सुविधा परिषद का किया गठन। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। कोरोना महामारी के बीच जहां हर व्यापार से संबंधित लोग आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं, वहीं लघु उद्योग इकाइयां भी इसी आर्थिक तंगी का शिकार बनी हुई हैं। बड़े उद्योग समूह द्वारा छोटी इकाइयों को पैसा देने में असमर्थता जताने के बाद लघु एवं मध्यम उद्योग इकाई संचालकों ने राज्य सरकार से गुहार लगाई, जिस पर अब राज्य सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। MSME एक्ट का निर्माण 2006 में हुआ था। संभाग स्तर पर एक काउंसिल का गठन 25 सितंबर 2020 को किया गया, जिसका नाम सूक्ष्म लघु उद्योग सुविधा परिषद रखा गया। यह परिषद राज्य भर के 7 संभागों में गठित की गई है, जो 25 लाख रुपए तक के प्रकरणों का निस्तारण करेगी। इसके अलावा राज्य स्तर पर 2 सुविधा परिषद गठित की गई है, जो 25 लाख से ज्यादा के प्रकरणों को देखने का कार्य करेगी। इसी को लेकर आज जिला उद्योग केंद्र में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। सर बताएं, ये जो कोरोना काल बीता हमारे साथ, उसमें सबसे बड़ी समस्या हमारी जो लघु उद्योग इकाइयाँ थी, छोटी इकाइयाँ, उनके पेमेंट को लेकर हुई। ज़्यादातर बड़ी पार्टियों ने उनकी पेमेंट रोक ली और इनको नकार दिया कि भाई आपका पेमेंट हमारी देने की कैपेसिटी है नहीं। इस आधार पर बहुत सारी इकाइयाँ सिक होने लगी और ये सब चिंता का विषय बना, तो राज्य सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया। उस टास्क फोर्स में जो महत्वपूर्ण बिंदु था, नंबर 7 नंबर का जो बिंदु था, जो कि राहत देने के लिए था MSMEs को, हमारी जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं उनको, कि एक एक्ट बना हुआ था 2006 में, MSMED एक्ट। उसके तहत एक काउंसिल बनी थी जो कि इन लोगों की सुनवाई करती थी। पहले काउंसिल बहुत छोटे रूप में थी, मुख्यालय स्तर पर थी, जिस पर कि छोटी जो इकाइयाँ हैं उनका अप्रोच नहीं होती थी। तो ये सोचा गया उस टास्क फोर्स के द्वारा कि इन सब की जो कार्रवाई है, इनको राहत दिलाने की कार्रवाई के लिए हमें इन सभी इकाइयों के लिए एक संभाग स्तर पर जाकर, पहले तो सोचा गया जिला स्तर पर, लेकिन अब जिला स्तर पर संभव नहीं था। इस स्थिति में संभाग स्तर पर एक काउंसिल का गठन किया गया, जिसका नाम है सूक्ष्म लघु उद्यम सुविधा परिषद। पूरे राजस्थान के 7 संभागों में इनका गठन कर दिया गया 25 सितंबर 2020 को, और 2 राज्य स्तरीय सुविधा परिषद का गठन किया गया। तो 25 लाख रुपए तक के जो प्रकरण आते थे, जिनमें कि छोटी इकाइयों के, जो कि हमारे जो जिलों में छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, उनके छोटे छोटे ही प्रकरण होते हैं, तो
25 लाख रुपए तक के जो प्रकरण थे वो संभाग स्तर पर संभाग स्तरीय सुविधा परिषद इसको देखेगी और राज्य स्तर पर 25 लाख से ऊपर के 2 चरणों में अगर किसी के प्रकरण होते हैं तो राज्य स्तर पर देखा जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण ये राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना थी जिससे कि बहुत ज़्यादा राहत मिलती। हमारे द्वारा देखा गया कि लगभग 1000 करोड़ रुपए का डिले पेमेंट बहुत सारी इकाइयों में, हमारी जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं या मीडियम स्केल की है या स्मॉल स्केल की है, इनके सबके पेमेंट थे और इसका करीब करीब 60% तो राज्य सरकार के जो खरीदने वाले लोग थे, जैसे BSNL है, विद्युत निगम है, इस तरह की इकाइयाँ जो बड़ी बड़ी इकाइयाँ थी वो उन्होंने पेमेंट रोक रखे थे। तो हमने इसको प्रयास करके भाई कम से कम सरकारी पेमेंट जो इकाइयों के हैं वो तो प्रथम चरण में सभी सरकारी पेमेंट्स को हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको तुरंत राहत मिल जाए। उसके बाद हम लेंगे जो छोटी इकाइयों ने बड़ी इकाइयों को माल दिया है और उनके पेमेंट रोक रखे। हो सकता है उनकी भी कोई दिक्कत हो, लेकिन हम एक समय अवधि दे देंगे कि इसमें इस तरह के काम हो। इसको 3 तरह से किया जाएगा। एक कानूनी प्रक्रिया है, इसमें आर्बिट्रेशन और विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।